हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 6 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर इलेक्शंस। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होते हैं? तो वो इलेक्ट होते हैं इलेक्शन के द्वारा। तो आखिर इलेक्शन इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? इलेक्शन डेमोक्रेटिक राइट को यूज़ करने का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस में से एक है। इसीलिए रेगुलर और पीरियोडिक इलेक्शन डेमोक्रेसी में होना ज़रूरी है। पब्लिक ऑफिसर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चूज़ किया जाता है। इंडिया में 3 लेवल पे गवर्नमेंट होते हैं: सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। सेंट्रल लेवल पे लोकसभा के मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट होते हैं और लोकल लेवल पे पंचायत या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हर 5 साल में ये इलेक्टेड मेंबर्स चूज़ किए जाते हैं या इन्हें हटा दिया जाता है लोगों के द्वारा। लेकिन इंडिया में सारे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट नहीं होते, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के मेंबर्स। ये सारे लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होते हैं। इस चैप्टर में हमें एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है गुरमत का, जो क्लास 8 में क्लास रिप्रेजेंटेटिव था। तो पूछा यह जा रहा है कि क्या हम बिना फ्रेश इलेक्शन के उसे भी क्लास 9th में सीआर कंटिन्यू करने दें? सिमिलरली उसी तरह हम लोगों से दोबारा इजाज़त लिए बिना हम प्रेस्क्राइब टाइम से क्या गवर्नमेंट 5 साल से ज़्यादा टाइम पे क्या इलेक्शन कंटिन्यू करा सकती है? और क्या इलेक्शन में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट कर रही हो तो ये सही होगा? तो इन सभी का आंसर है नो, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि उन लोगों का पीरियोडिक डिसीजन होना, हमारी तरफ से लेना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे। अब आते हैं डायरेक्ट इलेक्शन पे। डायरेक्ट इलेक्शन ऐसे इलेक्शन होते हैं जिसमें सिटीजन्स डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स या लीडर्स को वोट करते हैं। जैसे हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर हो गए, हमारे स्टेट के सीएम हो गए, ये सभी डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन वैसे इलेक्शन होते हैं जिसमें सिटीजन्स रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स बाद में पार्लियामेंट में जाकर बाद में लीडर्स चूज़ करते हैं। जैसे सिटीजन्स एमपीज़ एमएलएज को इलेक्ट करते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। और हाँ, इलेक्शन सिर्फ अभी का प्रोसेस नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल है सेफोलॉजी। सेफोलॉजी का मतलब है साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शन। ये टर्म ग्रीक वर्ड से आया है। सेफोस का मतलब है पेबल और लॉजी का मतलब है सिस्टमेटिक स्टडी। एंशिएंट ग्रीस में पेबल्स का यूज़ होता था वोटिंग के लिए, जिससे ओरिजिन हुआ सेफोलॉजी का। डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होती है जब इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। इंडिया जैसे कंट्री में जहां मिलियंस ऑफ पीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में वोट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां ढेर सारे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट करें। इसलिए हमें एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड सिस्टम की ज़रूरत होती है और इसी कोऑर्डिनेटेड सिस्टम का रोल प्ले करता है इलेक्टोरल सिस्टम, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल पार्टीज़, मीडिया, सिविल सोसाइटी और वोटर्स होते हैं। और इन सभी का पावर कॉन्स्टिट्यूशंस और पार्लियामेंट में लॉ के द्वारा डिसाइडेड होता है। सोचो, एक देश में करोड़ों लोग रहते हैं और सबकी अपनी चॉइस है। कोई एक पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई दूसरे पार्टी को, तो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट करता है। लेकिन एक सवाल ये है, इन सब वोट्स को सीट में कैसे कन्वर्ट किया जाए? यहीं से शुरू होता है इलेक्टोरल सिस्टम। इलेक्शन करवाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है वोट्स को सीट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। इंडिया ने लोकसभा और विधानसभा के डायरेक्ट इलेक्शन के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी FPTP सिस्टम चूज़ किया है। नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। मान लो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 कैंडिडेट्स हैं।
कैंडिडेट ए को 40% वोट मिले हैं, कैंडिडेट बी को 35% और कैंडिडेट सी को 25%। तो इसमें विनर कौन है? कैंडिडेट ए। चाहे उसको टोटल वोट्स के 50% से ज़्यादा ना मिले हों, फिर भी उसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, इसलिए वो ही विनर है। इसी सिस्टम को कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इंडिया में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के डायरेक्ट इलेक्शन में सिस्टम यूज़ होता है, लेकिन हर इलेक्शन में एफपीटीपी नहीं होता। राज्यसभा और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम यूज़ होता है, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का रोल होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज़ होता है। अब चलते हैं स्टेट्स की तरफ। विधानसभा स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। इसके मेंबर्स को हम डायरेक्टली वोट देकर इलेक्ट करते हैं और विधानसभा स्टेट के लिए लॉज बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन इंडिया में हर स्टेट में सिर्फ एक ही लेजिस्लेटिव हाउस नहीं होता। कुछ स्टेट्स में 2 हाउसेस होती हैं। इन्हें कहते हैं हम बाई कैमरल लेजिस्लेचर। इंडिया के 6 स्टेट्स हैं जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। यहाँ पहला हाउस है विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब विधान परिषद के मेंबर्स कैसे आते हैं? यहाँ सिस्टम थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। कुछ मेंबर्स को एमएलएज इलेक्ट करते हैं, कुछ मेंबर्स को लोकल अथॉरिटीज़ इलेक्ट करती हैं, कुछ सीट्स के लिए टीचर्स और ग्रेजुएट्स वोट करते हैं और कुछ मेंबर्स को गवर्नर नॉमिनेट करता है, जैसे लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस जैसी फील्ड्स में स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस रखने वाले लोगों को। और विधान परिषद के इलेक्टेड मेंबर्स के लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एसटीवी का यूज़ होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एसटीवी कैसे काम करता है? नाम सुनने में थोड़ा हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। इस सिस्टम में वोटर सिर्फ एक कैंडिडेट को वोट नहीं करता, वोटर कैंडिडेट्स को प्रेफरेंसेस देता है। प्रेफरेंसेस का मतलब होता है पसंद। 3 प्रेफरेंसेस मिलते हैं, पहली पसंद, दूसरी पसंद और तीसरी पसंद। अब इलेक्शन में एक मिनिमम नंबर डिसाइड होता है, इसे कहते हैं कोटा। सिंपल फॉर्म में कोटा समझने के लिए एक फॉर्मूला है, कोटा इज इक्वल टू टोटल वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाई सीट्स प्लस 1 देन प्लस 1। इसका मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोटा होता है हमारा मिनिमम नंबर ऑफ डिसाइडेड वोट्स। तो मान लीजिए टोटल वैलिड वोट्स हैं हमारे 10,000 और सीट्स हैं 4। तो फॉर्मूले के हिसाब से टोटल वैलिड वोट्स को हम डिवाइड कर देंगे 4 + 1 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2000 और लास्ट में हमें 1 ऐड करना है, तो हमारा कोटा निकल गया 2001 वोट्स। मान लीजिए 100 वोट्स हैं और 3 सीट्स हैं, तो कोटा हो जाएगा हमारा 100 डिवाइडेड बाई 4 + 1 जो कि आ जाएगा हमारा 26 वोट्स। अब 2 कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी। कैंडिडेट ए को 30 वोट्स मिले हैं जो कि 26 से ज़्यादा है और वो जीत जाता है, और कैंडिडेट बी को 20 वोट्स मिले हैं जो 26 वोट्स से कम है और वो एलिमिनेट हो गया। मान लो ए को 30 वोट्स मिले हैं और कोटा 26 है, मतलब ए के पास 4 सरप्लस वोट है, मतलब 4 ज़्यादा वोट हैं जीतने के लिए। अब ए को मिले 30 बैलेट्स में जिन वोटर्स ने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था उनके बैलेट्स की सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी। अगर सेकंड प्रेफरेंस उनकी बी रही, इन बैलेट्स को एक तय रेशियो में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि ए के 4 सरप्लस वोट आगे चले जाएं। यानी यहाँ वोटर्स की प्रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब सवाल है, इलेक्शन का पूरा लीगल फ्रेमवर्क आता कहाँ से है? यहाँ 2 सबसे इम्पॉर्टेंट लॉज हमें समझने होंगे। पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक एक्ट 1950। ये मेनली इलेक्टोरल रोल्स, कॉन्स्टिट्यूएंसीज और सीट से रिलेटेड प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। सिंपल लैंग्वेज में वोटर लिस्ट और रिप्रेजेंटेशन का बेसिक फ्रेमवर्क।
दूसरा है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये इलेक्शन कंडक्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट मैटर्स कवर करता है, जैसे कैंडिडेट्स, इलेक्शन का कंडक्शन, कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस और इलेक्शन डिस्प्यूट्स। और इलेक्शन में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस अलाउड नहीं हैं, जैसे किसी वोटर को ब्राइब या गिफ्ट देकर वोट लेना, रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी या लैंग्वेज के बेसिस पर वोट अपील करना और कुछ सिचुएशंस में गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज़ करना। इसलिए इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, उसके पीछे एक प्रॉपर लीगल सिस्टम भी होता है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपके एरिया में इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री हमेशा सेम क्यों नहीं रहती? क्योंकि पॉपुलेशन चेंज होती रहती है। डेलिमिनेशन का सिंपल मीनिंग है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की बाउंड्रीज़ को डिटरमाइन या रीएडजस्ट करना। इसके लिए डेलिमिनेशन कमीशन बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 पार्लियामेंट को डेलिमिनेशन से रिलेटेड फ्रेमवर्क देता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 पार्लियामेंट को डेलिमिनेशन से रिलेटेड फ्रेमवर्क देता है। इंडिया में डेलिमिनेशन एक्सरसाइज पहले भी हो चुकी है और लेटेस्ट मेजर नेशन वाइड डेलिमिनेशन एक्सरसाइज 2002 के डेलिमिनेशन कमीशन से एसोसिएटेड है। एक इम्पॉर्टेंट बात, डेलिमिनेशन और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी क्लोजली कनेक्टेड हैं। अब आता है इलेक्शन सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई। ईसीआई में हाई रैंक्ड आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। ईसीआई की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी आर्टिकल 324 से आती है। इलेक्शन कमीशन का मेन रोल होता है इलेक्शन को सुपरवाइज करना, डायरेक्ट और कंट्रोल करना। ईसीआई लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कंडक्ट कराती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी वजह से हर साल 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। स्टेट लेवल पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट और फील्ड लेवल पर इलेक्शन ऑफिसर्स इलेक्शन प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ईसीआई का पहला बड़ा काम इलेक्टोरल रोल। अब सोचिए इलेक्शन में वोट कौन दे सकता है? तो जिसका नाम इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड है और जो लीगली एलिजिबल है वो वोट दे सकता है। इसलिए वोटर लिस्ट इलेक्शन का बेसिक फाउंडेशन है। इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट किया जाता है ताकि एलिजिबल वोटर्स इंक्लूड हो सके और जो डेड हो गए हैं, शिफ्ट हो गए या डुप्लीकेट एंट्रीज़ को आइडेंटिफाई करके उन्हें करेक्ट किया जा सके। बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओज़ भी ग्राउंड लेवल पर वेरिफिकेशन और इलेक्टोरल रोल्स रिलेटेड वर्क में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यहाँ एक करेंट टर्म भी सुनने को मिल रहा है, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका ऑब्जेक्टिव है कि एलिजिबल सिटीजन्स इलेक्टोरल रोल से बाहर ना रहे और इनएलिजिबल पर्सन इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड ना हो। ईसीआई के करेंट वोटर सर्विस पोर्टल पर भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026 का सिस्टम अवेलेबल है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट काम, इलेक्शन शेड्यूल। इलेक्शन की डेट रेंडमली डिसाइड नहीं होती। इलेक्शन कमीशन को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वेदर कैसा है, फार्मिंग सीज़न चल रहा है या नहीं, स्कूल और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कब हैं, मेजर फेस्टिवल्स कब है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कैसे होंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या पूरे एरिया में इलेक्शन पीसफुली कंडक्ट कराया जा सकता है या नहीं। इंडिया जैसे ह्यूज और डाइवर्स कंट्री में ये एक मैसिव लॉजिस्टिकल चैलेंज बन जाता है। अब मान लो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20 कैंडिडेट्स खड़े हो, वोटर को कैसे पता चलेगा कि कौन किस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से है। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ और इलेक्शन सिंबल्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन के रूल्स के अकॉर्डिंग रजिस्टर किया जा सकता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट करेक्शन, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए हर कैंडिडेट का पॉलिटिकल पार्टी मेंबर होना ज़रूरी नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी के रिकॉग्नाइजेशन और इलेक्शन सिंबल से रिलेटेड डिस्प्यूट्स में भी इलेक्शन कमीशन का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब ईसीआई का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव,
फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर इलेक्शन ही फ्री नहीं होगा तो डेमोक्रेसी पर पब्लिक का ट्रस्ट कैसे बना रहेगा। इसीलिए इलेक्शन प्रोसेस में मल्टीपल सेफगार्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ईवीएम, वीवीपैट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन ऑब्जर्वर, वोट अवेयरनेस और कंप्लेंट्स रिपोर्टिंग मैकेनिज़म्स। 2024 लोकसभा इलेक्शन में एलिजिबल 85 प्लस सीनियर सिटीजन्स और एलिजिबल पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए होम वोटिंग फैसिलिटी का ऑप्शन भी अवेलेबल था। यानी इलेक्शन सिस्टम का गोल सिर्फ वोट करवाना नहीं है, मैक्सिमम एलिजिबल वोट्स को एक्सेसिबल वे में पार्टिसिपेट करवाना भी है। आज इलेक्शन प्रोसेस में टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है। ईसीआई ने वोटर्स, कैंडिडेट्स और इलेक्शन ऑफिशियल्स के लिए डिफरेंट डिजिटल सिस्टम्स डेवलप किए हैं। वोटर हेल्पलाइन जैसे सर्विस से वोटर रजिस्ट्रेशन और वोटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सी विजिल का यूज़ सिटीज़न इलेक्शन रिलेटेड मॉडल कोड वायलेशन या सर्टेन कंप्लेंट्स रिपोर्ट कराने के लिए कर सकते हैं। सक्षम स्पेशल पीडब्ल्यूडी वोटर्स की एक्सेसिबिलिटी सपोर्ट के लिए डिज़ाइंड है। और ईटीपीबीएस यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम एलिजिबल सर्विस वोटर्स के पोस्टल बैलेट प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। टेक्नोलॉजी का बेसिक गोल है इलेक्शन प्रोसेस को मोर एक्सेसिबल बनाना, ट्रैकेबल बनाना और एफिशिएंट बनाना। डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होगी जब एलिजिबल वोटर्स को पार्टिसिपेट करने का फेयर अपॉर्चुनिटी मिले। इसीलिए एक्सेसिबिलिटी पर भी फोकस होता है। विजुअल इम्पेयर्ड वोटर्स के लिए ईवीएम्स में ब्रेली फीचर अवेलेबल होता है। इसका पर्पस यह है कि एलिजिबल वोटर्स अपनी वोट चॉइस को इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज कर सकते हैं। डेमोक्रेसी का सिंपल प्रिंसिपल है, आपकी आइडेंटिटी चाहे जो भी हो, आपकी डेमोक्रेटिक वॉइस मैटर करती है। अब एक डेट याद रखना, 25 जनवरी नेशनल वोटर्स। ये इलेक्शन कमीशन के फाउंडेशन डे के साथ भी एसोसिएटेड है। इस दिन वोटर अवेयरनेस और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया जाता है। और इंडिया के इलेक्टोरल रोल में वोटर्स की संख्याएं दुनिया के सबसे बड़े इलेक्टोरल पॉपुलेशन में से एक हैं। सोचो, इतने मैसिव स्केल पर इलेक्शन करवाना कितना ह्यूज टास्क होगा। अब एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करो। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 कैंडिडेट्स खड़े हो गए। हर कैंडिडेट की आइडियोलॉजी अलग है, हर कैंडिडेट का एजेंडा अलग है। वोटर कंफ्यूज हो सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस और ऑर्गेनाइज करती हैं, डिफरेंट इश्यूज़ को हाईलाइट करती हैं, पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स प्रेजेंट करती हैं, कैंडिडेट्स को फील्ड करती हैं और वोटर्स को पॉलिटिकल चॉइसेस प्रोवाइड करती हैं। इंडिया में मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इसी वजह से इंडिया को मल्टी पार्टी सिस्टम कहा जाता है। और इंडिया की ह्यूज सोशल, लिंग्विस्टिक, रिलीजन और कल्चर डाइवर्सिटी को देखते हुए मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स का रोल और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट पर, डिफेक्शन। सिंपल लैंग्वेज में, जब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो इसे कॉमनली डिफेक्शन कहा जाता है। इंडिया में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पार्टी स्विचिंग को कंट्रोल करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया गया है। ये 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन की 10th शेड्यूल में आया है। अगर कोई मेंबर स्पेसिफाइड सिचुएशन में पार्टी छोड़ता है या पार्टी डायरेक्शन यानी वाइब के अगेंस्ट वोट करता है तो डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन अराइज हो सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिसीजन का रोल जनरली स्पीकर या चेयरमैन के पास होता है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल रूल्स। इस लॉ का बेसिक ऑब्जेक्टिव था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और अननेसेसरी पार्टी स्विचिंग को कंट्रोल करना। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का स्टेटस कैसे मिलता है? ये इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया से रिलेटेड है। नेशनल पार्टी के रिकॉग्नाइजेशन की इम्पॉर्टेंट रूट्स, पहला रूट है
पार्टी के कैंडिडेट्स को लास्ट जनरली इलेक्शन में 4 या उससे ज़्यादा स्टेट्स में एटलीस्ट 6% वैलिड वोट्स मिलने चाहिए और पार्टी को लोकसभा में एटलीस्ट 4 सीट्स जीतनी चाहिए। दूसरा रूट, पार्टी लोकसभा की टोटल सीट्स का एटलीस्ट 2% जीते और उसके इलेक्टेड मेंबर्स कम से कम 3 सीट्स से आए। तीसरा रूट है, पार्टी को कम से कम 4 सीट्स में स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। स्टेट पार्टी के लिए भी मल्टीपल क्राइटेरिया है, जैसे पार्टी को स्टेट में एटलीस्ट 6% वोट्स और 2 असेंबली सीट्स मिल सकती हैं, या स्टेट में 6% वोट्स और 1 लोकसभा सीट, या पार्टी असेंबली की रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ सीट्स जनरली 3% या 3 सीट्स विचएवर इज़ हायर जीत सकती है, या लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के स्पेसिफाइड रेशियो के अकॉर्डिंग सीट जीत सकती है, या पार्टी स्टेट में 8% वैलिड वोट्स अचीव कर सकती है। इनमें से एप्लीकेबल क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने पर पार्टी को स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइजेशन मिल सकती है। जो पार्टी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल या स्टेट पार्टी नहीं है वो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी या RUPP हो सकती है। अब आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या इंडिया में इलेक्शन करवाना इजी है? बिल्कुल नहीं। करोड़ों वोटर्स, थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स, लैक्स ऑफ पोलिंग पर्सनल, ह्यूज जियोग्राफिकल एरिया, डिफरेंट वेदर कंडीशन, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और बहुत सी चीज़ें, और ऊपर से मिस इन्फॉर्मेशन, इलीगल इंड्यूसमेंट्स और मॉडल कोड वायलेशन जैसे चैलेंजेस। इसलिए इलेक्शन के मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज हैं। ECI इन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए मल्टीपल मैकेनिज़म्स यूज़ करते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कैंपिंग के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स के बिहेवियर के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। ईवीएम वोटिंग को इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड करती है और वीवीपैट ऑर्डर को पेपर स्लिप के थ्रू वेरिफिकेशन का मैकेनिज़्म प्रोवाइड करती है। यानी टेक्नोलॉजी और रूल्स दोनों मिलकर इलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, पूरी इलेक्शन स्टोरी को एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। सबसे पहले डिसाइड होता है वोट को सीट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। लोकसभा और विधानसभा के डायरेक्ट इलेक्शन में FPTP का रोल होता है। कुछ इलेक्शंस में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। फिर आता है इलेक्टोरल रोल, फिर कॉन्स्टिट्यूंसीज और डेलिमिनेशन, फिर कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज़, फिर कैंपिंग, वोटिंग, काउंटिंग, और पूरे प्रोसेस का कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुपरवाइज करता है। लेकिन इलेक्शन सिर्फ एक गवर्नमेंट को चूज़ करने का प्रोसेस नहीं है। इलेक्शन डेमोक्रेसी का कोर मैकेनिज़्म है, क्योंकि डेमोक्रेसी में अल्टीमेट पावर सिटीजन के पास होती है। आपका एक वोट किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने में कंट्रीब्यूट करता है। और इसीलिए एक लाइन हमेशा याद रखना, इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, ये सिटीजन्स को अपनी पॉलिटिकल चॉइस एक्सप्रेस करने का डेमोक्रेटिक मैकेनिज़्म है। और यही था हमारा चैप्टर इलेक्शंस। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।